आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को लाइन बाय लाइन सीटेट का तैयारी करा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है सीटेट का एसएसटी पेपर जो है सोशल साइंस में हम आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी बारीकी के साथ लाइन बाय लाइन अध्ययन करा रहा हूँ। कल यानी कि पिछले दिन हमने हिस्ट्री का क्लास 6 का इतिहास का जो है पहला अध्याय को कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम इतिहास का ही जो है 6 क्लास का इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, वो भी लाइन बाय लाइन। क्योंकि अगर लाइन बाय लाइन अगर आप किसी भी बुक का तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें कि कथन और कारण वाला जो प्रश्न आता है वो आप बिल्कुल आराम के साथ बिना किसी कन्फ्यूजन के बिल्कुल बना सकते हैं। और जाकर के आपको YouTube पर बहुत सारा वीडियो मिल गया है कि जिससे आप तैयारी करते हैं, लेकिन उसमें किसी भी YouTube चैनल पर आपको किताब से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाया है। लेकिन हम इस YouTube चैनल के माध्यम से सीटेट एसएसटी पेपर 2 का सभी सब्जेक्ट को हम लाइन बाय लाइन आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो कृपया करके आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। और यदि हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि फना YouTube चैनल पर लाइन बाय लाइन जो है सीटेट का तैयारी करा रहा है पेपर 2 का, जो कि एसएसटी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को लेकर चलते हैं क्लास 6 की इतिहास का जो बुक है उसका अध्याय 2 पे। हाँ तो प्यारे, हम आ गए हैं अपना जो है 6 क्लास का इतिहास की किताब को लेकर के आपके सामने, जिसको कि हम 6 क्लास की इतिहास को जानते हैं हमारे अतीत भाग 1 के नाम से। इससे पहले वाला वीडियो में हम अध्याय 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अध्याय 2 पे। हाँ तो हम आ गए हैं अध्याय 2 पर। जब आप अपना बुक खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जी हाँ, दूसरा अध्याय यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जाकर के इसमें देखिए दूसरा अध्याय क्या है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसका मतलब ये हुआ कि आखेटक जो है यानी कि शिकारी लोग जो है वह खाद्य पदार्थ का जो संग्रह करता था उसका जो है वहां से लेकर के भोजन उत्पादन तक, यानी किस तरह से वो खेती क्या करते थे वहां तक का सफर को इस वीडियो में हम लोग बारीकी के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है तुषार नाम का कोई लड़का है, उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पे तुषार लड़का जो है वो कहीं जा रहा है, रास्ते में जो है उसको कुछ दिखाई पड़ता है, तो उसी का इस पे जो है चर्चा किया गया है। तो इसको हम लोग अगर कवर करेंगे, इसको अगर बारीकी के साथ पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और जाकर के हम लोग इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा मेन मुद्दा है। अपना मुद्दा पे आए हैं। देखिए इसमें क्या कहा है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जी हाँ, पहले का मानव जाति जो था आखिर वो इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इस संबंध में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको बारीकी के साथ जानते हैं कि क्या है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में करीब 20 लाख साल पहले रह रहे थे। आज हम उन्हें आखेटक यानी खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा क्या करते थे, जिसकी वजह से इन्हें
हम आखेटक या खाद्य संग्रह कहते थे या फिर कहते हैं। जी आगे हम लोग फिर देखते हैं इसमें क्या कहा है। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी कि आखेटक लोग जो है वह समुदाय में रहा करता था और जाकर के वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा घूमते रहता था। तो इसका बहुत सारा कारण है, जिसमें कि इस पुस्तक में मुख्य रूप से 4 कारण को स्पष्ट किया गया है। तो उस 4 कारण को हम लोग यहाँ पे बारीकी के साथ देखने की प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला कारण में देखिए क्या है। यदि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। कहने का मतलब देखिए, पहला कारण यह है कि यदि आदि मानव अगर एक ही जगह अगर रहते तो क्या करता, ज्यादा दिनों तक अगर एक ही जगह में रहता तो क्या करता कि वह आसपास के पौधों का जो है फल फूल, वहां पे रहने वाले जानवरों को खा करके समाप्त कर देता था, जिसकी वजह से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में भोजन की तलाश में जाना पड़ता था। जी यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे जगह उन्हें जाना पड़ता था। पहला कारण तो ये हुआ कि एक जगह ज्यादा दिन रहने के कारण आसपास के क्षेत्र की जो फल फूल था उसे वो खाकर खत्म कर देते थे, जिसकी वजह से उसे भोजन तलाशने के लिए किसी दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। जी अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा कारण में हम क्या देखते हैं। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। कहने का मतलब हुआ कि दूसरा कारण जो है, इसमें मेन कारण दिया गया है क्या कि उस जमाने के लोग जो है वो क्या करते थे, शिकार करते थे। और शिकार जो करते थे वो क्या था कि वो कभी हिरन का शिकार करता था तो कभी अन्य पशुओं का भी शिकार करता था। और ये पशु जो है अपना चारा ढूंढने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल से तीसरे जंगल जाते थे। और जाकर के ऐसी परिस्थिति में आखेटक लोग जो है, यानी कि शिकारी लोग जो है, उन जानवरों के पीछे पीछे उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाया करते थे। जी अब फिर हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा कारण हम लोग देख दिए हैं, अब यहाँ पे हम तीसरा कारण के बारे में जानने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा कारण यह कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा कारण जो है, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि पौधों में जो है फल फूल जो है हमेशा नहीं लगता है, उसका कोई निश्चित मौसम होता है, उसी मौसम में फल उगता है और जाकर के फूल लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उस जमाने के आदि मानव जो है वो उपयुक्त मौसम के अनुसार, यानी कि जहां जिस मौसम में जो फल उगता था उसी हिसाब से वो अपने आप को वहां पे ट्रांसफर कर लेता था, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। फिर अगला देखिए, चौथा कारण देखिए यहाँ पे। चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव हो जाता है, तो पानी झीलों, झरनों और नदियों में मिलता है। देखिए कहने का मतलब चौथा कारण में क्या है कि पानी जो है हमेशा एक जगह उपलब्ध नहीं होता है। कभी कभी पानी जो है बरसात के मौसम में किसी जगह जमा हो जाता है, किसी नदी या तालाब में, तो कुछ समय बाद वहां की पानी सूख जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है उस जगह को छोड़ करके दूसरा जगह चले जाता है। यानी कि कहने का मतलब पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसका चौथा कारण यह भी था कि लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। जी अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या कहा है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद मिल जा पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो देखिए यही अभी हमने आपको बताया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जी इसको और समझना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं।
जहां तक संभव होता है हम आपको कोशिश करते हैं समझाने का। तो अगला देखिए क्या दिया है पॉइंट में, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। कहने का मतलब हुआ कि पहले जमाने के जो आदि मानव था तो उसके विषय में हमको जानकारी कैसे मिलता है। तो इस चैप्टर में यानी कि यहाँ इतना जो दिया हुआ है उसी के विषय में जानकारी मिलेगा कि आखिर आरंभिक मानव के बारे में हमको कैसे जानकारी मिलती है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है इसमें। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रहक क्या करते थे। कहने का मतलब कि पुरातत्वविद, इसको हम पिछले यानी कि पहला अध्याय में बता दिए हैं कि पुरातत्वविद क्या होता है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर के ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इसमें क्या कहा है, पुरातत्वविद जो है उनको जो है कुछ वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण जो है कौन करता था, आखेटक यानी कि शिकारी करते थे अपना खाद्य संग्रह करने के लिए। वो कुछ औजारें जो है उनको मिला है, उसके आधार पे यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। यानी कि उस जमाने में जो है प्रयोग किए गए औजारों का जानकारी भी मिला था और जाकर के उसका अवशेषों का जो अध्ययन किया पुरातत्वविद, उसी के बारे में कहा है कि उस जमाने में लोग जो है पत्थर, लकड़ी और जाकर के हड्डियों के औजार बनाए थे और जाकर के इनमें से पत्थरों के औजार आज भी मौजूद हैं, बचे हुए हैं। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा है। देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, यानी कि कुछ ऐसा औजार था जिसका उपयोग फल काटने के लिए, फिर हड्डियां काटने के लिए और मांस काटने के लिए तथा पैरों की छाल को और जानवरों की खाल को उतारने के लिए भी किया जाता था। यानी कि उस जमाने में जो औजार मिला है उनसे यही पता चलता है कि ऐसा रहा होगा, अनुमान लगाया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर उसे भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जी, जैसे कि आज हम लोग कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो कुल्हाड़ी पे हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी या फिर बांस का जो है डंठल लगाते हैं। सेम इसी तरह से उस जमाने में भी हुआ करता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कहने का मतलब कुछ ऐसे औजार का भी अवशेष मिला है जिससे कि यह अनुमान लगाया जाता है कि वह उस औजार से लकड़ी को काटते थे और उन लकड़ियों का जो है उपयोग वो जलावन के रूप में करते थे और जाकर के उनसे मकान भी बनाते थे। जी हाँ, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे कुछ औजार दिया हुआ है। देखिए, ये औजार लेकर के जो है पेड़ को काट रहा है, ये वाला औजार है, इसी को पकड़ के जो है यहाँ पे काटा जा रहा है और जाकर के ये औजार लेकर के देखिए किसी जानवर का खाल को उतार रहा है। ये कुछ प्रमुख औजार है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। जी, यहाँ पे आया है रहने की जगह का निर्धारण करना। आरंभिक मानव जो है वो जो रहने के लिए जगह का निर्धारण वो किस तरह से क्या करते थे, उसके विषय में हमको जानकारी यहाँ पे मिलने वाला है। उससे पहले हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि पूरा स्थल वास्तव में क्या होता है। ये पूरा स्थल के विषय में अगर हम जान जाते हैं तो हम आगे की जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसको समझने में काफी हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर पूरा स्थल क्या है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। जी, अब देखिए पूरा स्थल के विषय में क्या कहा है कि वैसा स्थान जहां पर विभिन्न प्रकार के औजार, इमारतों के कुछ अवशेष और जाकर के जो है उसमें कुछ बर्तनों का अवशेष मिलते हैं, तो उसी स्थान को यानी कि वैसा जगह जहां पर इमारतों का अवशेष, बर्तनों का अवशेष और कुछ औजारों का अवशेष हमें मिलते हैं, तो ऐसे स्थल को हम लोग क्या कहेंगे, पूरा स्थल। पूरा स्थल समझ गए होंगे कि वास्तव में पूरा स्थल क्या होता है।
तो इसमें आगे देखिए, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पे छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। जी देखिए, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जो है सीटेट में यहाँ से सवाल उठने का संभावना बनता है। देखिए क्या है कि इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि पूरा स्थल के बारे में कि ये जो है कभी कभी जमीन के ऊपर और अंदर, कभी कभी समुद्र के तट और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये आपको जो है क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इसमें जो है कथन और कारण वाला प्रश्न बनने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा कि पूरा स्थल जो है कभी कभी जो है जमीन के ऊपर, कभी जमीन के अंदर, कभी समुद्र के तट पर जो है, कभी जो है नदी के तल में भी पाया जाता है पूरा स्थल। जी आप ये जान गए हैं, तो अब आपको फिर वहां पे लेके चलते हैं। हम लोग फिर यहाँ पे आ गए हैं। तो इसमें देखिए, रहने की जगह का निर्धारण लोग कैसे करते थे। मानचित्र 2 को देखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग मानचित्र 2 को देखते हैं। तो उससे पहले थोड़ा यहाँ पे हम लोग जानकारी दिया हुआ है, इसको जान लेते हैं। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि मैप में कुछ लाल जो है त्रिकोण के आधार पर संकेत दिया गया है। वह स्थान जो है आपको यह बताता है कि वह स्थान पे जो है आखेटक यानी शिकारी लोग और जाकर खाद्य संग्रहकों का जो है रहने का प्रमाण मिला है। यानी कि वहां से वैसा सबूत मिला है कि लोग वहां पे रहा करते थे। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने ही स्थानों को चिन्हित किया गया है। इस कई पूरा स्थलों और झीलों को इसके किनारे पाए गए हैं। जी चलिए हम लोग अब फिर मानचित्र को देखते हैं, और आपको याद रहे कि लाल त्रिकोण वाला स्थान जो है वह पूरा स्थल है जहां पर जो है आखेटक और जाकर के खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिला है। जी अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये आपका जो है मानचित्र है। इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा प्रश्न सॉल्व होगा। आपको क्या कहा था कि लाल त्रिकोण वाला स्थान, देखिए ये वाला स्थान, ये भीमबेटका वाला क्षेत्र, और उसके बाद जो है हुंसुगी वाला, उसके बाद कुरनुल गुफा वाला, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है आखेटक और खाद्य संग्रहकों का होने का प्रमाण मिला है। तो इसमें जो है बहुत सारा स्थल और भी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए संकेत में दिया गया है आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आखिर ये सब क्या होता है। क्योंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, पत्थर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण उससे बनाए जाते थे, इसलिए लोग जो है अक्सर वैसे स्थान को खोजते थे जहां पर जो है अच्छे पत्थर मिल सके। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है, और जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं कि आखिर कितना अच्छा डिजाइन से इसको तैयार किया गया है। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भीमबेटका यानी कि आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं, कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अब देखिए भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश में जो है यह पूरा स्थल है, और जाकर के यहाँ के लोग यहाँ पे जो है आदि मानव का रहने का कुछ अवशेष भी मिले हैं जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं शैल चित्र। इसमें क्या पता चलता है? शैल चित्र जो है, इस शैल चित्र का मतलब ये होता है कि वह चित्र जो कि पत्थर पे बनाया गया हो, उसी को हम लोग कहेंगे शैल चित्र। यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा सा कुछ अंश दिया गया है, तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं।
जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जी, सजीव चित्रण जो है, यह चित्रण कहाँ का है? मध्य प्रदेश के भीमबेटका का है। फिर हम लोग देख लेते हैं, यही जो है, ये सब जो आपको गुफाएं देखने को मिलता है, इसी गुफा में जो है पहले का लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि इस गुफाओं में रहने से उन्हें बारिश की जो है बारिश से वो बच सकता था और जाकर के उन्हें हवाओं से भी राहत मिलती थी, धूप से भी इन्हें राहत मिलती थी। इस तरह की वो लोग गुफाओं में रहते थे, गुफा बना बना करके। और इसी जब गुफा में रहते थे तो इसमें जो है वह बहुत तरह का चित्रकारी का भी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और उसी से हम लोग यह जान पाते हैं आज कि इन गुफाओं में उस जमाने में लोग रहा करते थे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें पूरा स्थल के बारे में हमने तो आप लोगों को बता ही दिया कि पूरा स्थल क्या होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आग की खोज। आग की खोज को लेकर के मानचित्र 2 में कुरनुल गुफाओं को ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको VVI लगा लीजिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राख का अवशेष कहाँ पे मिला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यह कुरनुल गुफा पे मिला है। राख का अवशेष कहाँ मिला है? कुरनुल गुफा में। इसी कुरनुल गुफा से जो है राख का अवशेष मिला है। किसका? राख का अवशेष कहाँ से मिला है? कुरनुल की गुफा से। राख मीन्स होता है छौर, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं छौर। छौर का अवशेष कहाँ से मिला है? कुरनुल की गुफा से। देखिए इसमें आगे दिया है क्या, यानी कि कुरनुल गुफा में जो है क्या मिला है? राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग मतलब उस जमाने के लोग आग जलाने के लिए सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई प्रकार के कार्यों के लिए किया गया होगा, अनुमान लगाया जाता है ऐसा, जैसे कि प्रकाश के लिए, जैसे कि रोशनी के लिए, और जाकर के मांस भूंजने के लिए, और फिर खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का प्रयोग उस जमाने के लोग, आरंभिक लोग करते थे। यहाँ पे जो है नाम और तिथियां, इसको आप VVI करके ही देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। यहाँ से सवाल अक्सर बनने की संभावनाएं रहती है और अक्सर आपको देखने के लिए भी मिला होगा। अगर आप किसी भी YouTube चैनल पर वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ से सवाल बना करके वो जरूर पूछा होगा। तो चलिए इसको हम लोग बारीकी के साथ लाइन बाय लाइन समझने की प्रयास करते हैं। आज जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, यानी कि पुरातत्वविद जो है आरंभिक काल को किस नाम से पुकारता है? पुरापाषाण काल। अब देखिए पुरापाषाण का अर्थ क्या होता है। पुरापाषाण जो है यह 2 शब्दों पुरा यानी कि प्राचीन, पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण मतलब होता है पत्थर। कहने का मतलब हुआ पुरापाषाण जो है शब्द, इसमें 2 शब्द हैं, पुरा और उसके बाद पाषाण। पुरा मतलब होता है प्राचीन, पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि पुरानी पत्थर इसको हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। जी, पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण का जो है काल अवधि क्या है? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का समय को हम लोग पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। यानी कि पुरापाषाण युग को कितने काल में बांटा गया है? आरंभिक, उसके बाद मध्य, उसके बाद उत्तर पाषाण युग। अब चलिए इसमें जानते हैं। मानव इतिहास की
लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। कहने का मतलब कि आपको यहाँ से सवाल बना करके दे देता है कि मानव इतिहास का जो है सबसे अधिक जो है घटना किस काल में घटित हुई होगी, तो आपको आंसर में देना है पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर काल कहिए। और इसका जो है अवधि क्या है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय जो है वो आपका क्या है, पूरा पाषाण काल। आगे फिर हम लोग देखते हैं इसमें, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब चलिए कि पर्यावरणीय बदलाव जो होता है उसको जो है हम किस काल के रूप में जानते हैं, मध्य पाषाण काल के। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है। यानी कि मध्य पाषाण काल का जो है समय अवधि जो बताया गया है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो समय रहा होगा वह क्या है, मध्य पाषाण काल। और जाकर के जलवायु का परिवर्तन जो है किस काल में माना गया है, आपको याद रखना है मध्य पाषाण युग। किस युग में, मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन हुआ था। और जाकर के मानव का 99% जो है घटना किस काल में घटित हुआ था, तो आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल में। चलिए इसमें हम लोग आगे और देखते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। किस काल का जो है, मध्य पाषाण काल का, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण युग को क्या कहा जाता है, लघु पाषाण युग या फिर इसको माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो है औजार का निर्माण जो किया गया था वो काफी छोटा हुआ करता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसिया और आली जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। फिर इसमें हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा जी, अब देखिए अभी तक हमने पूरा पाषाण युग यानी पूरा पाषाण काल को देख लिए हैं, जिसका कि समय अवधि था क्या, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। उसके बाद जो हम आए मध्य युग में यानी मध्य पाषाण काल में जो आए तो यह था 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और जाकर के इसको हम लोग क्या कहेंगे, लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। और जाकर के मानव का 99% यानी 99% जो घटना घटी थी वो किस काल में, पूरा पाषाण काल में घटित हुई थी। अब जाकर के एक और भी आ गया इसमें, लगभग 10,000 साल पहले से अगले युग की शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो 10,000 साल पहले से होती है, जिसे कि नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, नव मतलब होता है नया, पाषाण मतलब होता है पत्थर, यानी कि नया पत्थर का युग जो है शुरू हुआ है करीब कितना, 10,000 साल पहले। इस तरह से अब तक हम जो है 3 युग को देख चुके हैं। पहला युग देखे हैं क्या, पहला युग हम लोग देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण युग। और जाकर के दूसरा देखे हैं मध्य पाषाण युग, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु पाषाण युग। यानी कि जलवायु परिवर्तन हमको इसी युग में मिलता है, किसमें, मध्य पाषाण युग में। और जाकर के तीसरा हम लोग जो देखे थे नवपाषाण युग। नवपाषाण युग जो है कब, उसका मतलब समय अवधि क्या है, 10,000 साल पहले जो है उसका समय अवधि है। इस तरह से हम लोग नाम और तिथियों की जानकारी हासिल किए हैं। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर हम लोग इसमें आगे देखते हैं। बदलती जलवायु के विषय में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह हम लोग जो है अतीत के यानी आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं मानव की। तो इसमें बदलती जलवायु में देखते हैं, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आपको बताया था
कि मध्य पाषाण युग में जो है अधिकतर जो है जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो मध्य पाषाण युग का समय जो बताया गया है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और जाकर के इसी समय जो है क्या हुआ था, दुनिया की जलवायु में काफी बड़ी बदलाव हो गई थी, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। देखिए इस तरह से जो है क्या हुआ कि 12,000 साल पहले जो जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु में बदलाव जो हुआ, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ी, तो जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए अगर गर्मी होगी तो जाहिर सी बात है कि वर्षा होगी तो घास के मैदान भी बढ़ेंगे और जाकर के घास को चरने के लिए जानवर भी वहां पे बड़ी संख्या में विकसित होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इसे खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। पर्यावरणीय बदलाव जो है वह किस युग में हुआ? लघु पाषाण युग में, फिर या फिर इसको कहिए मध्य पाषाण युग में। और जाकर के मध्य पाषाण युग में ही मछली जो है मुख्य स्रोत बन गया था भोजन का। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत किस तरह से हुआ था हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि यह 1 घंटा से 1.5 घंटा या फिर 1 घंटा के अंदर ही वीडियो समाप्त हो जाएगा। और आप अगर एक बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप अभी जो पढ़ रहे हैं यह बुक ही है। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, खेती और जो है पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी उसके विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। देखिए धान, गेहूं और जौ ये जो है प्राकृतिक रूप से यानी अपने आप यानी कि कुदरती रूप से ये उग गए थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया। बटोरना मतलब होता है क्या, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गेहूं, जौ और जो है धान ये जो है अपने आप जो है पैदा हुआ था, लेकिन ऐसा शायद अनुमान लगाया जाता है कि कुछ महिला, बच्चा जो है इन अनाजों को इकट्ठा करने के लिए सीख लिया और जाकर के साथ साथ उनको यह भी जानकारी हो गया कि आखिर ये जो है फसल कहाँ पे लगता है और जाकर के कब पक करके तैयार होता है। इन सभी की जानकारी उसे हो गई और इस तरह से वे धीरे धीरे खेती करने लगे और वो जो है कृषक बन गए। आगे फिर इसमें दिया है, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने उन्हें पालतू बनाया होगा। अब देखिए इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि इसी तरह से लोग जो है अपने घर के आसपास में जो है चारा रखकर जानवरों को बुलाते थे, यानी उसको आकर्षित करते थे और उन्हें पकड़ के जो है अपना पालतू बना लेते थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सबसे पहला जो है पालतू बनाने वाला जानवर कौन सा था? कुत्ता था, यानी कि कुत्ता का जंगली पूर्वज था जिसको कि सबसे पहले पालतू बनाया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। लेकिन सबसे पहले जो है
पता है कि कुत्ता को पालतू बनाया, उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर यानी विभिन्न प्रकार के जानवरों को अपने घर के पास आने के लिए आकर्षित किए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादा घास खाते थे। अक्सर ये लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। देखिए, कृषि के लिए तो बता दिया कि कृषि यानी लोग कृषक कैसे बने। अब इसमें देखिए कि पशुपालक लोग आखिर कैसे बने, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यदि आपको वीडियो को समझने में किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रही है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपको जो है इसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे कि आपको किस तरह से अध्ययन करना है। अब एक बात यहाँ पे आती है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को जब हम घर में पालने लगते हैं या रखने लगते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं घरेलूकरण। अब देखिए इसमें क्या है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है का नाम दिया गया है। अपनाए गए वे पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे, यानी कि जिस जानवर को या फिर जिन पौधों को अपनाया गया था वह जंगली जानवर और पौधों से अलग हुआ करता था। इसी वजह से इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग अपने पौधों को लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। इस तरह की जो है लोग पौधे को पालने लगे थे। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उसे उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक यानी कि जो हिंसात्मक नहीं हुआ करता था। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों के धीरे धीरे भिन्नता होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की दांत और सींग छोटे होते हैं। जंगली जानवरों का जो है दांत और सींग बड़ा होता है, लेकिन पालतू जानवरों का सींग छोटा और दांत भी छोटा होता है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता के बाद भेड़, बकरी आते हैं। यह आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि कुत्ता के बाद दूसरा पालतू जानवर क्या है, तो आप ऑप्शन में दे सकते हैं भेड़ और बकरी, जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। आगे इसमें चलिए देखते हैं एक नवीन जीवन शैली। कहने का मतलब एक नया जो है जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने, फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ये जो है यह नया जीवन शैली के विषय में बता रहा है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्यों? क्योंकि वो उस फसल को उसमें भंडारित कर सके, उसको उस
मतलब उस जगह जमा कर सके। फिर हम लोग आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसमें देखिए क्या कहा है, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन के लिए एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन भंडारण का जो है एक प्रकार की यह एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और आओ अब हम लोग चलते हैं आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हम लोग आरंभिक यानी कि शुरुआती जो है कृषक लोग और जाकर के पशुपालक लोग, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं कि आखिर वो क्या करते थे, किस तरह के थे। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। चलिए एक बार हम लोग वहां पे चलते हैं, उस चित्र पे जहां पे हम लोगों को देखना क्या है, नीला वर्ग, यानी कि नीला जो है वर्ग जो है यहाँ पे दिखा रहा है। नीला इस तरह से जो आप लोग देखे थे नीला वाला, इसके विषय में यहाँ पे बात कर रहा है क्या, कि यह जो है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है, यानी कि वह जगह है, वह पुरातत्वविदों को मिला है जहां पे कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। वह स्थान यानी कि यह नीला वर्ग जो है पुरातत्वविद को ऐसा माना गया है कि ऐसा एहसास हुआ कि यह स्थान वह ऐसा स्थान है जिसमें कि शुरुआती कृषक और पशुपालक लोग इसमें रहा करते थे, ऐसी जगह में। अब जो है इसमें हम लोग देखते हैं क्या, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पश्चिम उत्तर क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में ये वाला क्षेत्र में, उसके बाद और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या रहता था, शुरुआती कृषक और पशुपालक। तो एक बार हम लोग उस मानचित्र पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर नीला वर्ग क्या है। जी यहाँ पे आ गए हैं हम लोग। ये है आपका नीला वर्ग जो दिखाई पड़ता है, और जाकर के यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। और दक्षिण भारत में भी है ये, देखिए यहाँ पे आइए तो यहाँ पे आपको भी मिलेगा, ये है, उसके बाद ये है। तो ये नीला जगह जो है क्या है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है। ये नवपाषाणिक पुरा स्थल जो कि 10,000 साल पहले वाला है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि बुर्ज होम ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये है मेहरगढ़ जो कि कहाँ है, पाकिस्तान में। ये चिरांद जो कि है आपका बिहार। ये है आपका दाउजली हेडिंग, उसके बाद ये है कोलडीवा और ये है मेहरगढ़। ये ऐसे स्थान है जहां पर पशुपालक और कृषकों का रहने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें से कुछ अन्य भी है जो दक्षिण भारत के हिस्सा है। हल्लूर, हल्लूर भी जो है यहाँ वह जगह है जहाँ पे कृषक और जाकर के पशुपालक रहते हैं। उसके बाद पेयमपल्ली, पेयमपल्ली जो है यह भी वह पूरा स्थल है। अब चलिए हम लोग फिर वहां पे चलते हैं जहां से हम लोग रिटर्न हुए थे। इसको हम लोग चित्र पे, इसको हम लोग जो है चित्र पे देख लिए हैं कि आखिर वह कौन सा स्थान है जहाँ पे जो है कृषक और जो है पशुपालक रहा करते थे। और आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में
मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। कहने का मतलब यह हुआ, पुरातत्वविद जो है उनको जो है कुछ ऐसे पुरास्थल मिले हैं जहाँ पे झोपड़ियां और घर के निशान के साक्ष्य उसे मिले हैं। जैसा कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में है। और वहाँ के लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बना के रहा करते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। बुर्ज होम में जो है गड्ढा में घर बना हुआ मिला है और जाकर के उन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक इसी तरह से हम लोग आगे इसमें देखते हैं। और भी इसमें क्या है कि बहुत सारी जगहों पर पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। कहने का मतलब यह हुआ कि पूरा पाषाण युग के बारे में हम लोग जान चुके हैं, जिसका कि काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है। पूरा पाषाण युग का उपकरण यानी कि उस समय जो बनाया गया औजार था उससे बिल्कुल अलग था, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। नवपाषाण का मतलब हुआ नया पत्थर का युग माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कहने का मतलब धार को और अधिक तेज करने के लिए उस पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी उखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जैसे कि उखली का मतलब हुआ कि उखर और जाकर के मुसल का अर्थ होता है आपका सिल्लौट, यानी कि जिसपे आप लोग मसाला चूरते हैं उसी को बोलते हैं मुसली। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आगे इसमें देखते हैं। प्राचीन परस्तयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजारों और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जो कि नीचे दिया गया है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए औजार है, इस तरह का औजार है, हम लोग आराम से देख सकते हैं। ये औजार जो है पूरा पाषाण युग का नहीं है, नवपाषाण युग का औजार है ये। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए क्या है। नवपाषाण युग में पूरा स्थल से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। देखिए मिट्टी के बर्तन किस युग में मिला है? नवपाषाण युग में, जो कि 10,000 साल पहले वाला युग है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण का मतलब होता है रंग, यानी कि पेंट किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो इस तरह से लोग जो है बर्तन बना करके उसमें जो है खाना बनाने के लिए भी सीख गए। इसी तरह से फिर आगे इसमें देखते हैं क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, एक साथ नहीं आया है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री एवं पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया।
बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ये सब जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन सभी जगह एक साथ नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए मेहरगढ़ जो कि आपको दिखाए थे हम लोग फिगर में, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के विषय में कुछ तथ्य है, उसको जान लेते हैं। देखिए क्या है, मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं। ईरान जो जाते हैं उसी रास्ते पे ये पड़ता है मेहरगढ़। बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। बोलन दर्रा हम आपको अभी मैप में दिखाएंगे, उसके आसपास जो एक हरा समतल स्थल है वही आपका मेहरगढ़ है। संभवतः वह स्थान मेहरगढ़ है। तो चलिए पहले हम लोग देख ही लेते हैं कि वह बोलन दर्रा, ये है आपका, देखिए यहाँ पे ये है आपका मेहरगढ़, यहीं पे है आपका बोलन दर्रा। इसी के आसपास जो है समतल यानी हरा भरा क्षेत्र है, इसी को कहा गया था मेहरगढ़। अब हम लोग चलते हैं फिर वहां पे। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी कि ऐसा माना जाता है कि मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर सबसे पहले स्त्री पुरुष ने क्या किया था, जौ और गेहूं को उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी को पालना भी सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं मेहरगढ़ से। इनमें से हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों के हड्डी मिले हैं। मेहरगढ़ से जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी भी मिले हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। आपको यह प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चौकोर तथा आयताकार घरों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है वो कहाँ है, मेहरगढ़। कहाँ है, मेहरगढ़ में यह स्थान प्राप्त हुआ है। अब जाकर के इसमें देखिए, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में जो है चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष मिले हैं और उसमें एक विशेषता यह भी थी कि प्रत्येक घर का जो बना हुआ था वो 4 कमरा का हुआ करता था, जिसमें से यह संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि वह जो है अनाज भंडारण के लिए ऐसा करता था। अब देखिए इसमें, मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि जैसे कि आज जो है अपने परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आसपास के लोग जो है वहां पे अपना दुख प्रकट करने के लिए भी आते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब देखिए उस जमाने यानी मेहरगढ़ में जो है घर का जो साक्ष्य मिला वहीं से जीवन मृत्यु का भी साक्ष्य मिला है। अब देखिए इसमें क्या कहा है, लोगों का ऐसा मान्य था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए उनके कब्र में जो है उनके कब्रों में जो है कुछ सामान रखे जाते थे ताकि वो उसका उपयोग कर सके, ऐसा मान्यताएं थी। ऐसा कई कब्रों में मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया है। अब देखिए इस सवाल में ऐसा आपको दिया जा सकता है कि मृतकों के साथ किस जानवर के अवशेष मिला है, तो आपको बताना है कि मृतकों के साथ जो है किसका, बकरी को दफनाया गया था और उसी बकरी का अवशेष जो मिला है वही बकरी का अवशेष है। और ये मिला है कहाँ से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ये सब मिला है।
अतः इस प्रकार से जो है हम 6th क्लास के इतिहास का दूसरा चैप्टर को इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इस तरह से आप एक बार नहीं हो सके तो 2 बार वीडियो को देखिए और समझिए कि हम आप लोगों को क्या समझाने की प्रयास किए हैं, ताकि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाए और आपको बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।